यूनिट नंबर 18 में पहला जो टॉपिक आप लोगों के कोर्स में है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में और एटम के बारे में जो उनका डिटेल स्ट्रक्चर होगा, आज उनका पोस्टमार्टम हम करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, आप लोगों ने 9th क्लास के फिजिक्स में और 9th क्लास की केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा कि हमारे साथ मैटर जो है ये कंपोज्ड है किस चीज से? एटम से। ठीक है, और एटम को पहले सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये समझा जाता था, लेकिन फिर डाल्टन थ्योरी आ गई, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हो गया, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स हो गए, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया, तो फिर ये हमें मालूम हो गया कि एटम सबसे छोटा जर्रा नहीं है, बल्कि एटम के अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद है। ठीक है, यहां पर लेट सपोज अगर मैं लिखूं कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है एटम के अंदर। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर अगर आप लोगों ने कभी गौर किया होगा तो इसके अंदर आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये दो पार्टिकल्स ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द यानी सराउंडिंग में यहां पर शेल्स होते हैं। इनको आप लोग शेल्स भी कह सकते हैं, ऑर्बिट्स भी इसको कह सकते हैं। यहां दरमियान में गैप थोड़ा सा ये मिसप्लेस है, लेकिन यहां पर गैप ये एक्चुअल होता है, इक्वल होता है। इसको हम कहते हैं शेल्स या ऑर्बिट्स। ठीक है, देखिए पहला है, इसको हम कहते हैं के शेल, ये है एल, फिर है एम और ये है एन। यहां पर मैं अभी ये लिख देता हूं कि इनको हम कहते हैं शेल्स या ऑर्बिट्स भी आप लोग इसको कहते हैं। ये इस तरह नहीं है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इस तरह लाइंस होगी, नहीं, ये इमेजिनरी प्लेसेस है। ठीक है ना, जिस तरह हम कहते हैं कि मैग्नेट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें नजर नहीं आता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को हम फील कर सकते हैं। कैसे फील करते हैं? दूसरा मैग्नेट उसके करीब लाते हैं तो अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है, हमें मालूम हो जाता है कि हाँ इस मैग्नेट के इर्द गिर्द क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरह चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहां पर भी इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, यहां पर गौर से देखें, ये क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, इस पूरे एटम का ये सेंटर में मौजूद होता है। ये पूरा जो मैंने एज अ होल बनाया है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा एटम है। एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो प्लेस है, ये जो रीजन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले शेल में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि यहां पर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह घूमते हैं अपनी इस जगह पर, पहले शेल में यानी के शेल में। दूसरे शेल में हम कहते हैं कि यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो 2 मैंने यहां पर बना दिए हैं, 2 वहां पर बना दिए हैं, और इसी तरह 2 ये है, 6 हो गए, और ये लीजिए 8। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर इसी तरह अप टू सो ऑन। ये आप लोगों ने फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा। ठीक है, 2 8 18 इस तरह आप लोग अभी आगे चलते जाए। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, वो आप लोगों ने अभी यहां पर समझना है, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर मैं अभी इस तरह लिख देता हूं कि सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, बल्कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहां तक ये तो नजर आ रहा है ना स्क्रीन में? ठीक है, ओके। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जिसको आप लोगों ने याद भी करना है, बल्कि सिर्फ याद करना नहीं है, याद रखना भी है, फिर आप लोगों ने इसको भूलना नहीं होगा। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है?
देखिए ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर यहां तक ये जो फासला होता है इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। क्या कहते हैं इसको? रेडियस कहते हैं। न्यूक्लियस का रेडियस ये कितना होता है, यानी ये फासला, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये होता है 10⁻⁻15 मीटर, इतना छोटा होता है। इसको आप लोग कैसे विजुअलाइज करेंगे कि ये कितना होता है? इसका मतलब ये है कि जब मैं 1 मीटर को 10⁻15 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है, यहां देखें, 1 मीटर को जब मैं डिवाइड कर दूं 10⁻15 पार्ट्स में, देखिए 1 मीटर आप लोग जानते हैं ये तकरीबन 3 फुट का होता है। अगर इसको मैं 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, कितना? 100 पार्ट्स में आप लोग डिवाइड कर दे, 1 मीटर में तकरीबन 108 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि एक फुट में 36 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 36 × 3 कर दे तो 108 आ जाएगा। तो 1 मीटर में 108 सेंटीमीटर होते हैं। तो देखिए 1 मीटर को सिर्फ मैंने 108 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो एक एक हिस्सा आ गया इतना छोटा छोटा, जिसको हम 1 सेंटीमीटर कहते हैं। अगर मैं इस 1 मीटर के 1000 हिस्से बनाऊं फिर तो और भी छोटा हो जाएगा, और 1000 में कितने जीरो है? सिर्फ 3 है। अगर मैं यहां पर 1 मीटर को 1000 नहीं बल्कि 10,000 हिस्सों में तकसीम कर लूं फिर तो और भी छोटा हो जाएगा वो एक एक पार्ट, जो हमें नजर भी नहीं आएगा। अगर मैं फिर 1 लाख कर दूं, फिर इसी तरह बढ़ते जाए आप लोग, तो 10⁻15 देखे ना, 10⁻15 यहां अगर मैं 15 जीरोस लगाऊंगा तो ये कितना छोटा हो जाएगा ये। तो एक न्यूक्लियस जो होता है इसका जो रेडियस होता है ये इतना छोटा है कि जब हम 1 मीटर को 10⁻15 पर डिवाइड करेंगे तब जो डिस्टेंस आएगा वो इस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बराबर होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, ठीक है ना। अच्छा, न्यूक्लियस के बाद यहां पर अगर मैं अभी पूरे एटम की बात करूं, यहां से यहां तक ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का रेडियस, अभी यहां से यहां तक ये फिर रेडियस होगा किस चीज का? एटम का। ये तो फिर बड़ा है, तो ये तो इससे लेंथ में क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन ज्यादा कितना होगा? यहां पर देखे, अगर हम इस एटम के यहां साइड से सरफेस से शुरू हो जाए और इस न्यूक्लियस के सेंटर तक चले जाएंगे तो ये फिर कितना होगा? तो यहां पर मैं इसको अभी इस तरह मेंशन करूंगा कि रेडियस ऑफ एटम, गौर से देखे, रेडियस ऑफ एटम फिर बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। यानी 1 मीटर को जब हम डिवाइड कर दे 10⁻10 पार्ट्स में तो ये भी बहुत छोटा है ना। तो ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए अपने साथ ये याद रखना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रोटॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है? ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होता है कौन सा? प्लस चार्ज होता है। यहां पर देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, हमेशा प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो यहां पर मैं इस तरह लिखता हूं कि प्रोटॉन्स यानी P = यहां पॉजिटिव आ जाएगा, और इसी तरह यहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव है। तो यहां पर मैं इस तरह ये माइनस लिख दूंगा, नजर आ रहा है? अभी आप लोग मुझे ये बताएं, न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो चार्ज वैसे भी नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, तो पूरे न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज प्लस है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? प्लस होगा। किसकी वजह से? प्रोटॉन्स की वजह से। तो यहां पर मैं इस तरह लिख सकता हूं कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो न्यूक्लियस के ऊपर भी चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। यहां तक ये क्लियर हो गया? अच्छा, ये मुझे अभी कौन बताएगा कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एटम के ऊपर चार्ज कौन सा होगा?
देखिए यहां जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होंगे उतने ही नंबर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमेंगे। अगर 50 प्रोटॉन्स है प्लस, तो 50 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो वो प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर लेगी और पूरे एटम पर आप लोग फिर ये कहेंगे कि एटम न्यूट्रल पार्टिकल होगा। तो यहां पर मैं अभी लिख दूंगा कि पूरा एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। एटम के ऊपर चार्ज कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया है कि एटम विल बी इक्वल टू न्यूट्रल, मींस नो चार्ज, चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और यहां इस एटम के अंदर यहां पर एक वैकेंसी है, वैकेंसी का मतलब यह है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन पहले था लेकिन कोई ताकतवर और एक दूसरा एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा थी उसने इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। तो यहां पर यह जगह अभी खाली है। करी कोर दे करेदार पर पहले उसने सरी तरी दी वो दी। यहां पर अभी अगर मैं चार्ज देखूं तो अब क्या होगा, अगर किसी एटम से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे फिर क्या होगा। देखे यहां 50 प्रोटॉन्स थे 50 इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों इक्वल थे, तो एटम न्यूट्रल था। अभी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन तो 49 हो गए, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 50 है, तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए ना। तो फिर इस पूरे एटम पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। और इसको फिर हम एटम नहीं कहेंगे, इसको फिर हम कहेंगे कि ये एनायन है। एन आयन यानी एक आयन बन गया है और ऐसा आयन बन गया है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां पर मैं अभी एक पॉइंट लिख रहा हूं, गौर से देखे इसको। आयन और आयन्स दो किस्म के होते हैं, गौर से देखे। एक होता है कैटायन यानी कैटायन और एक होता है एनायन यानी एन आयन भी आप लोग कह सकते हैं। कैटायन वो होगा जब हम किसी एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर ले, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बस ज्यादा। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो यहां पर पूरे एटम के ऊपर चार्ज फिर कौन सा होगा, फिर नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। अच्छा, यहां तक ये पॉइंट्स क्लियर है। अभी आप लोग जरा बुक्स देखें, शाबाश। एक तो साइज की बात थी इसमें, ठीक है। अच्छा, साइज के बाद अभी यहां पर एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, न्यूक्लियॉन्स क्या है, अभी इसकी तरफ देखें। सिक्स्थ जो पॉइंट है वो ये है कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ये दोनों कहां पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना। इन दोनों को मजमूई तौर पर कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या, न्यूक्लियॉन्स। जब मैं कहूंगा कि न्यूक्लियॉन्स तो आप लोगों को यह समझ आ जाना चाहिए कि सर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात कर रहा है। इन दोनों को मजमूई तौर पर हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। अच्छा, सेवंथ ये है कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। आसान अल्फाज में, जितने प्रोटॉन्स यहां इस एटम के अंदर मौजूद होंगे न्यूक्लियस के अंदर, उसकी तादाद को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। अगर 10 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा, 10 होगा। अगर 20 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 20। ठीक है। और जितने प्रोटॉन्स होंगे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं ना। तो एटॉमिक नंबर को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। दो डिफिनेशंस मैंने बता दिए हैं। ठीक है। एटॉमिक नंबर को बेटा हम किस चीज से जाहिर करते हैं, Z से। ये अपने पास याद रख ले कि एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से। ठीक है। और यहां पर मैं अभी लिख देता हूं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को देख ले और या प्रोटॉन्स की तादाद को देख ले तो उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है एटॉमिक मास। गौर से देखें, एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से।
ठीक है, यहां देखें, यहां मैंने लिख दिया है कैपिटल ए। अभी मास, एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास को मास नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक मास या मास नंबर। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को आप लोग प्लस कर ले, इसको ऐड कर ले, तो फिर इस पूरे तादाद को, इस पूरे नंबर को फिर हम मास नंबर कहते हैं। तो इसको मैं डिफाइन किस तरह करूंगा, यहां पर देखें, मास नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द सम ऑफ, यानी सम कहते हैं जमा को, ठीक है, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को जब हम प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो फिर उस नंबर को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे। अब यहां पर हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, यहां गौर से देखें, यहां तक ये तो क्लियर है ना? ठीक है, चलिए यहीं पर देखें, ये आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट भी है, पॉइंट नंबर 9, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 9 आइसोटोप्स है, कि आइसोटोप्स किस चीज को कहते हैं, ये क्या बला है। यहां पर देखें, अगर मैं लिखूं कि कभी कभार आप लोग इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास एक कार्बन एटम है जिसका एटॉमिक मास 12 है, C6C12 आप लोग लिखते हैं ना, और एक आप लोग इस्तेमाल करते हैं 6C13, और एक कभी कभार आप लोग बुक में देखते हैं 6C14। देखिए, ये अभी रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करेंगे कि कभी भी किसी एलिमेंट को अगर आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जावेद यहां पर देखिए, किसी एलिमेंट को आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल एक्स से करेंगे। किस चीज से? ये जनरल एलिमेंट है। यहां पर नीचे हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर को, Z को, एटॉमिक नंबर Z को, ठीक है, और ऊपर हम किसको लिखेंगे? मास नंबर को। तो ये आप लोगों के पास एक जनरल एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन है। यहां एलिमेंट का सिंबल आ जाएगा, जिस तरह यहां पर कार्बन आ गया है, कार्बन की बात हो रही है तो यहां पर हम कार्बन लिख देंगे, ऑक्सीजन की बात होगी तो यहां पर हम ऑक्सीजन लिख देंगे, हाइड्रोजन की बात होगी तो यहां पर हम फिर हाइड्रोजन लिखेंगे। नीचे हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर, ऊपर हम क्या लिखेंगे? मास नंबर। अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि सर यहां पर तो ये 3 कार्बन है, तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, एक तरह है ना, लेकिन मास नंबर अगर आप लोग देखें तो मास नंबर अलग अलग है। अभी मुझे ये कौन बता सकता है कि ये तीनों एक ही एलिमेंट के एटम्स है, तीनों का एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन तीनों का मास नंबर डिफरेंट है। ये मास नंबर क्यों डिफरेंट है? यहां दरमियान में कौन सी ऐसी खास बात है जिसकी वजह से मास नंबर चेंज हुआ है? शाबाश, आप लोगों के पास 20 सेकंड है, 20 सेकंड में सोचे, जिसको जवाब आता होगा वो हाथ उठाएगा। इन तीनों का मास नंबर क्यों डिफरेंट है? यहां दरमियान में कौन सी ऐसी खास बात हुई है, किन चीजों में डिफरेंस है जिसकी वजह से मास नंबर में फर्क है? शाबाश अब्दुर्रहमान, आप बताएं। अली, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। देखिए ये क्या है? एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर कहते हैं प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। तो अगर यहां पर एटॉमिक नंबर 6 है तो मतलब ये है इब्राहिम, मतलब ये है कि यहां पर 6 प्रोटॉन्स भी है और 6 इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो ये तो तमाम के लिए 6 है, सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे है। जब ये दोनों एक जैसे है तो फर्क किस चीज में आ गया? न्यूट्रॉन्स में फर्क आ गया। यहां पर देखें, अगर यहां पर 12 है, यहां पर 13 है, यहां पर 14 है, ये असल फर्क कहां था? गौर से देखें, यहां पर प्रोटॉन्स कितने हैं? ये तो मास नंबर है ना, और मास नंबर हम कहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। तो देखें यहां पर मास नंबर 12 है, तो दोनों को जमा कर ले। 6 यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन्स भी होंगे ना, तो प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं? इसमें, और न्यूट्रॉन्स इसमें कितने हैं? वो भी 6 है, क्योंकि दोनों को प्लस किया है तो 12 आ गया है। यहां पर अगर हम चेक करें 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 6 प्रोटॉन भी होंगे ना, तो यहां पर भी प्रोटॉन 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन 7 है, क्योंकि इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो 13 आया है। और यहां पर अगर हम चेक करेंगे तो प्रोटॉन यहां पर भी 6 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 6 है तो प्रोटॉन भी 6 होंगे, लेकिन यहां पर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? न्यूट्रॉन्स 8 है, क्योंकि दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो मास नंबर यहां पर क्या आ गया है? 14 आ गया है। सो यहां पर अभी आइसोटोप्स की डिफिनीशन को देखें, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट,
एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही कार्बन के 3 एटम्स है कि नहीं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, तमाम का एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट होगा, दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। दोबारा सुने, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। यहां तक क्लियर है? देखिए समरी देखे पूरे लेक्चर की। सबसे पहले हमने ये कहा कि रेडियो एक्टिविटी एक टॉपिक है, उसी टॉपिक का नाम चैप्टर को दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि किसी भी एटम के अंदर सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्ज नहीं होता, दिस इज न्यूट्रल पार्टिकल। इसके बाहर शेल्स में या ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स तावीगी पर इलेक्ट्रॉनिक शेल्स के, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। फिर मैंने ये बताया कि न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज होगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स है। पूरे एटम के अंदर चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, क्यों? क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने प्रोटॉन्स होंगे, वो दोनों तादाद में सेम होंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेंगे और एटम न्यूट्रल हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने एक बात डिस्कस की कि अगर हम न्यूक्लियस का रेडियस चेक करेंगे तो इसका रेडियस कितना है? 10⁻⁻15 मीटर रेंज में है, और अगर पूरे एटम का हम रेडियस चेक करेंगे तो फिर वो कितना है? 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में है, ठीक है। और फिर आयंस की हमने बात की। आयंस दो किस्म का है, एक को हम कहते हैं कैटायन और एक को हम कहते हैं एनाइन, ठीक है। और एटॉमिक नंबर फिर हमने डिफाइन किया है, एटॉमिक नंबर हम कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हमने मास नंबर डिफाइन किया। मास नंबर हम डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो यहां से क्या आएगा? यहां से फिर मास नंबर आएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछे, शाबाश। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले जल्दी, शाबाश। फिर इसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई डिफिकल्टी, कोई बात तो नहीं है ना? अच्छा, आप लोगों के लिए मैं एक बिस्मिल्लाह को डिजाइन में लिख देता हूं। यहां पर देखें, नजर आ रहा है ये इसमें? देखें, आप लोगों ने अगर बिस्मिल्लाह को लिखना है तो आप लोग इस तरह डिजाइन में भी लिख सकते हैं। यासीन टोल बोर्ड पर क्या कारी? बिस्मिल्लाह टोल अफ्तारी। पूरी खा दे डिजाइन की तासो बिस्मिल्लाह लिख ली सीखा। सही सो ओके, इसको वाइंड अप कर ले। आज के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में डिफाइन करेंगे, ठीक है।